रात का समय था, लेकिन कालपुर सो नहीं रहा था। यह उन नगरों में से था जो दिन में व्यापार करते हैं और रात में सौदे। छतों के ऊपर से बहती हवा में दीपकों की लौ काँप रही थी, जैसे वे भी किसी अनहोनी को महसूस कर रही हों। आर्यन एक ऊंची छत पर खड़ा था। नीचे फैला नगर उसके लिए अब सिर्फ इमारतों का समूह नहीं था, यह एक जाल था। हर गली, हर मोड़, हर साया किसी न किसी की निगरानी में था। भैरव उसके पीछे खड़ा था। यहीं से, भैरव ने कहा, हम अलग होंगे। आर्यन ने पलटकर उसकी ओर देखा। शब्दों में कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में बहुत कुछ था। तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? यह सवाल नहीं था, यह स्वीकार करने की कोशिश थी। भैरव ने सिर हिलाया। अकेला नहीं, स्वतंत्र। आर्यन कुछ देर चुप रहा। उसके भीतर बहुत कुछ था, गुस्सा, डर, सवाल, लेकिन सबसे ऊपर था एक अजीब सा विश्वास। अगर भैरव ऐसा कह रहा है, तो इसके पीछे कारण है। कालनेमी अब सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा, भैरव बोला। वे हर उस जगह पर नजर रखेंगे जहां मैं जाऊंगा। अगर हम साथ रहे, तो तू हमेशा लक्ष्य बना रहेगा। और अगर मैं अकेला रहा? आर्यन ने पूछा। भैरव की आवाज भारी हो गई। तो तू शिकारी बनेगा। कुछ पल के लिए हवा तेज हो गई। दूर कहीं घंटी बजी, शायद आधी रात का संकेत। भैरव ने अपनी कलाई से एक पुरानी धातु की अंगूठी निकाली। उस पर हल्का सा त्रिकाल चिन्ह खुदा हुआ था, लगभग घिस चुका। यह निशाछाया का संकेत है, उसने कहा। अब संघ टूट चुका है, लेकिन कुछ दरवाजे अब भी इसे पहचानते हैं। उसने अंगूठी आर्यन की हथेली पर रख दी। अगर कभी रास्ता बंद लगे, तो यह रास्ता खोलेगी। आर्यन ने मुट्ठी बंद कर ली। धातु ठंडी थी, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। और तुम? उसने पूछा। भैरव मुस्कुराया, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा गर्व से भरा। मैं उन सच्चाइयों के पीछे जाऊंगा, उसने कहा, जो तुझे अभी नहीं जाननी चाहिए। इतना कहकर वह पीछे हटा, फिर एक छलांग में दूसरी छत पर चला गया। अगले ही पल वह अंधेरे में घुल चुका था। आर्यन अकेला रह गया। पहली बार सच में। उत्तराधिकारियों की आहट। कालपुर से बाहर निकलते समय आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे सिखाया गया था, जो पीछे देखते हैं, वे अक्सर आगे नहीं पहुंचते। नगर की सीमा पार करते ही रास्ता बदल गया। पथरीली जमीन, बिखरे पेड़ और अजीब सी खामोशी। यहां तक कि पक्षियों की आवाज भी कम हो गई थी। चलते चलते आर्यन को वह एहसास फिर हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन इस बार यह निगरानी नहीं थी, यह बुलावा था। उसके भीतर की शक्ति हल्के हल्के जाग रही थी। कोई आदेश नहीं, कोई दर्द नहीं, बस दिशा। कई घंटों के बाद वह एक सूखे मैदान में पहुंचा। बीचों बीच पत्थरों का एक पुराना घेरा था। ऊपर से देखने पर वह साधारण लगता, लेकिन जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, जमीन कांप गई, हवा ठहर गई, और फिर एक एक करके आकृतियां उभरने लगीं। कुल 7। सभी अलग अलग उम्र, अलग अलग वेश, लेकिन आंखों में एक जैसी थकान। वह थकान जो तब आती है, जब कोई मौत को बहुत करीब से देखकर लौटा हो। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके बाल सफेद थे, लेकिन शरीर में शक्ति थी। तो यही है वह, उसने कहा। रुद्रसेन का पुत्र। आर्यन चौकन्ना हो गया। तुम लोग कौन हो? एक युवती हंसी, सूखी, व्यंग्य भरी। हम वे हैं, उसने कहा, जो इतिहास से मिटा दिए गए। दूसरे ने आगे बढ़कर कहा, हर एक ऐसा है, जिसने मौत को बहुत पास से देखा है, और फिर भी जी रहा है। आर्यन समझ गया, ये साधारण लोग नहीं थे। उत्तराधिकारी, सफेद बालों वाले ने कहा, हम सब। आर्यन की सांस थोड़ी तेज हो गई। उत्तराधिकारी? किसके? वृद्ध ने जमीन पर अपनी छड़ी टकटकाई। पत्थर चमके, और एक आकृति उभरी, एक विशाल द्वार, जिस पर वही त्रिकाल चिन्ह था।
प्राचीन गुप्त क्षेत्र के। हवा भारी हो गई। वह क्षेत्र, वृद्ध बोला, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन धारण कोई कोई कर सकता है। युवती ने आर्यन की ओर देखा। और तुम उनमें से एक हो। प्राचीन गुप्त क्षेत्र का संकेत। आर्यन को अपने भीतर एक प्रतिक्रिया महसूस हुई, जैसे कोई भूली हुई स्मृति हिल गई हो। अगर ऐसा है, उसने कहा, तो बाकी लोग कहाँ है? सातों के चेहरे सख्त हो गए। एक ने उत्तर दिया, मारे गए। दूसरा बोला, गायब। तीसरे ने धीमे से कहा, या समय में कैद। सफेद बालों वाला आगे आया। कालनेमी ने वर्षों से उत्तराधिकारियों को खोजा और मिटाया है। आर्यन के दिमाग में उसके पिता की छवि उभरी। तो यह सब मेरे पिता। उसकी आवाज रुक गई। वृद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, रुद्रसेन भी गुप्त क्षेत्र तक पहुंच चुका था। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर जमीन पर उभरा द्वार हिलने लगा। पत्थर टूटे, हवा घूमी, और द्वार के भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि गहराई थी। यह पूरा नहीं है, युवती ने कहा। यह सिर्फ संकेत है। असली गुप्त क्षेत्र, वृद्ध बोला, तभी खुलेगा जब सभी जीवित उत्तराधिकारी एकत्र होंगे। आर्यन ने पूछा, और अगर नहीं हुए? सातों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे, उत्तर वही था जिससे वे भागते आए थे। दूर, बहुत दूर, कालनेमी के घर में, जल जैसी सतह पर 7 नई रोशनियां उभरीं। वृद्ध आवाज धीमे से हंसी। तो उत्तराधिकारी इकट्ठा होने लगे हैं। अब खेल शुरू होगा। पत्थरों का वह अधूरा द्वार धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी मैदान में तैर रही थी। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई स्थान यहां होते हुए भी कहीं और खुल रहा हो। आर्यन सातों उत्तराधिकारियों के बीच खड़ा था। अब वह खुद को अजनबी नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह मुलाकात टल नहीं सकती थी। सफेद बालों वाले वृद्ध ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ध्यान से सुनो, उसने कहा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, वह प्राचीन गुप्त क्षेत्र का पहला नियम है। सब शांत हो गए। गुप्त क्षेत्र किसी को चुनता नहीं, वह बोला। वह केवल सह सकता है या अस्वीकार कर सकता है। एक युवा उत्तराधिकारी, जिसकी बाह पर पुराने घावों के निशान थे, आगे बढ़ा। और अगर उसने अस्वीकार किया? वृद्ध की आंखें सख्त हो गईं। तो देह बच सकती है, पर अस्तित्व नहीं। आर्यन को भीतर एक सिहरन महसूस हुई। युवती ने व्यंग्य में कहा, सीधे कहो, या तो तुम गुप्त क्षेत्र को धारण करते हो, या वह तुम्हें मिटा देता है। वृद्ध ने सिर हिलाया। ठीक कहा। उत्तराधिकारियों के बीच दरार। अब तक सब एक साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही नियम बोला गया, हवा बदल गई। एक लंबे कद का योद्धा, जिसकी आंखों में घमंड साफ था, हंस पड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सब बराबर नहीं हैं। उसने आर्यन की ओर देखा। और कुछ लोग पहले से चुने हुए हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि संकेत किस ओर था। घायल बाह वाले युवक ने तल्खी से कहा, अगर रुद्रसेन का बेटा यहां है, तो साफ है, किसी की कुर्बानी तय है। हवा भारी हो गई। युवती आगे आई और तलवार की मूठ पर हाथ रखा। याद रखो, उसने कहा, कालनेमी से पहले अगर हम टूटे, तो गुप्त क्षेत्र कभी नहीं खुलेगा। लेकिन दरार पड़ चुकी थी। पहली परीक्षा की शुरुआत। जमीन अचानक धंस गई। सब संतुलन खो बैठे। पत्थर, धूल और हवा, सब घूमने लगे। मैदान गायब हो गया और उसकी जगह एक गोलाकार शून्य ने ले ली। चारों ओर सिर्फ पत्थर की दीवारें और ऊपर एक अजीब सी रोशनी। वृद्ध की आवाज गूंजी, अब वह पास नहीं था। पहली परीक्षा स्वतः शुरू हो चुकी है। आर्यन ने चारों ओर देखा। सातों अलग अलग स्थानों पर गिर चुके थे। दीवार पर शब्द उभरे, गुप्त क्षेत्र का दूसरा नियम। यह शक्ति नहीं, चयन है। तभी जमीन से आकृतियां उठने लगीं, छायाओं जैसी, लेकिन ठोस।
युवती ने दूर से चिल्लाया, ये संरक्षक है। पहला उत्तराधिकारी आगे बढ़ा और पूरे बल से वार किया। संरक्षक टूटा नहीं, बल्कि योद्धा खुद पीछे उछल गया। यह ताकत से नहीं टूटेगा, किसी ने चिल्लाया। आर्यन की समझ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं। झैरव की आवाज उसके भीतर गूंजी। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। उसने छाया को देखा। उसने हमला नहीं किया, उसने संपर्क किया। उसके भीतर की शक्ति बाहर नहीं फूटी, वह स्थिर रही। संरक्षक रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। दीवार पर एक और पंक्ति उभरी। जो स्वयं को समझता है वही क्षेत्र को सह सकता है। लेकिन उसी पल एक चीख गूंजी। घायल बाह वाला युवक जमीन पर गिर चुका था। उसकी छाया उसके ही शरीर से अलग हो रही थी। वह अस्वीकार कर दिया गया था। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। सब सन्न रह गए। युवती ने दांत भींचे। यह पहली मौत थी। आर्यन का दिल भारी हो गया। गुप्त क्षेत्र कोई कथा नहीं था, यह निर्दयी सत्य था। कालनेमी की चाल। उसी क्षण दीवारों में दरारें पड़ी। एक जानी पहचानी ठंडी हंसी गूंजी। सुंदर है, ऐना। छाया से एक आकृति निकली, कालनेमी का दूत। हमने सोचा उत्तराधिकारी इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों न हम भी परीक्षा देख ले। वृद्ध की आवाज फिर गूंजी, इस बार गुस्से से भरी। यह क्षेत्र तुम्हारा नहीं। दूत मुस्कुराया, न सही, लेकिन रक्त तो बहेगा। छायाएं और गहरी हो गईं, और आर्यन ने महसूस किया, यह परीक्षा अब सिर्फ चयन की नहीं रही, यह युद्ध बन चुकी थी। पत्थर की गोलाकार दीवारों के भीतर हवा अब स्थिर नहीं थी। वह सांस ले रही थी, जैसे गुप्त क्षेत्र स्वयं जाग चुका हो। घायल उत्तराधिकारी का शरीर अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी छाया पूरी तरह विलीन हो चुकी थी। वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक खाली खोल। आर्यन की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। यह पहला नहीं था जिसे उसने मरते देखा था, लेकिन यह पहली मौत थी जो बिना हथियार, बिना घाव हुई थी। कालनेमी का दूत आगे बढ़ा। उसका शरीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, मानो कई समय रेखाएं एक साथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, फिर भी हर कदम पर गूंज पैदा होती थी। डरो मत, उसने व्यंग्य से कहा। गुप्त क्षेत्र ऐसे ही काम करता है। जो सह नहीं पाता, वह मिट जाता है। युवती ने तलवार खींच ली। तू यहां कैसे घुसा? दूत मुस्कुराया, क्योंकि गुप्त क्षेत्र तटस्थ है, और जहां तटस्थता होती है, वहां घुसपैठ भी होती है। तीसरा नियम। अचानक दीवारों पर गहरी लाल रोशनी फैल गई। शब्द उभरे, पहले धीमे, फिर स्पष्ट। तीसरा नियम। गुप्त क्षेत्र बलिदान मांगता है, या तो रक्त, या स्मृति। सभी उत्तराधिकारी स्तब्ध रह गए। स्मृति? किसी ने फुसफुसाया। वृद्ध की आवाज अब बहुत दूर से आई, कमजोर लेकिन मौजूद। इस क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जो तुम हो, या जो तुम्हें यहां लाया। कालनेमी का दूत हंसा, और यहीं से मजा शुरू होता है। उसने उंगली उठाई। एक उत्तराधिकारी के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। उसका गाँव जलता हुआ, मां की चीख, बच्चों की लाशें। अपनी स्मृति छोड़ दो, दूत बोला, और दर्द से मुक्त हो जाओ। उत्तराधिकारी घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर मैं भूल गया, तो मैं कौन रहूंगा? दूत ने जवाब नहीं दिया। उस उत्तराधिकारी ने दांत भींचे और सिर हिला दिया। रोशनी चमकी, और वह दृश्य उसकी आंखों से हमेशा के लिए मिट गया। वह खड़ा हुआ, चेहरा शांत, बहुत शांत। क्या तुम ठीक हो? युवती ने पूछा। उसने उसकी ओर देखा, पहचान के बिना। मैं तुम्हें जानता हूं। युवती पीछे हट गई। एक स्मृति मर चुकी थी,
एक आत्मा अधूरी हो गई थी। आर्यन की परीक्षा। अब जमीन आर्यन के नीचे चमकने लगी। उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह रात। आग। चीखे। उसके पिता रुद्रसेन खून से सने लेकिन झुके नहीं। और फिर एक द्वार। त्रिकाल चिन्ह। और रुद्रसेन का मुड़कर कहना, याद रखना आर्यन, अगर मैं न लौटा तो भी डरना मत। आर्यन की सांस रुक गई। कालनेमी का दूत उसकी बगल में आ खड़ा हुआ। इसे छोड़ दे, उसने फुसफुसाया। यह स्मृति तुझे कमजोर बनाती है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो मैं लड़ ही किसके लिए रहा हूं। उसने दर्द को स्वीकार किया। रोशनी थरथराई। दीवारों पर शब्द बदले। स्वीकृति पाई गई। पहली बार गुप्त क्षेत्र ने आर्यन को नहीं ठुकराया। रक्त का सत्य। वृद्ध की आवाज अचानक स्पष्ट हो गई। अब सुनो उत्तराधिकारियों। पत्थर की दीवारें पीछे हटने लगीं। एक विशाल शिला प्रकट हुई, जिस पर खून से लिखे चिन्ह थे। प्राचीन गुप्त क्षेत्र किसी वंश से नहीं चलता, वृद्ध बोला। वह चलता है रक्त और निर्णय से। कालनेमी का दूत पीछे हट गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रुद्रसेन ने यहां एक नियम तोड़ा था, वृद्ध ने कहा। उसने क्षेत्र को अकेले धारण किया ताकि बाकी उत्तराधिकारी बच सकें। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो मेरे पिता जिंदा है? वृद्ध बोला, लेकिन बंधे हुए। समय के भीतर। चारों ओर कंपन फैल गया। दीवार पर अंतिम पंक्ति उभरी। जब पुत्र स्वीकार करता है तो बंधन कमजोर पड़ता है। दूर किसी और लोक में रुद्रसेन की उंगलियां हिलीं। उसने आंखें खोलीं और पहली बार मुस्कुराया। अंतिम टकराव। कालनेमी का दूत गुर्राया। बहुत हो गया। उसने हमला किया, सीधे आर्यन पर। लेकिन इस बार आर्यन अकेला नहीं था। युवती आगे आई। सफेद बालों वाला वृद्ध। दो और उत्तराधिकारी। वे सब ऐसे थे जिन्होंने मौत को बहुत पास से देखा था और जो अब पीछे नहीं हटने वाले थे। गुप्त क्षेत्र की रोशनी भड़की और पहली बार कालनेमी का दूत पीछे हटा। गुप्त क्षेत्र की रोशनी अभी थमी भी नहीं थी कि जमीन के भीतर से कंपन उठने लगा। पत्थर की दीवारें, जो अब तक क्षेत्र को थामे हुए थीं, धीरे धीरे दरकने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो यह स्थान अब किसी एक शक्ति के अधीन नहीं रहा। कालनेमी का दूत पीछे हट चुका था, लेकिन उसका हटना हार नहीं था, वह चेतावनी थी। आर्यन ने चारों ओर देखा। उत्तराधिकारी अब एक दूसरे से दूरी बनाए खड़े नहीं थे। पहली बार वे एक वृत्त में थे, अनजाने समझौते के साथ। वह लौटेगा, युवती ने कहा, और अकेला नहीं। सफेद बालों वाले वृद्ध ने जमीन पर अपनी छड़ी टिका दी। तभी तो यह क्षेत्र हमें एक साथ लाया है। अकेले हम चुने गए थे, लेकिन साथ मिलकर हम उत्तर बनेंगे। आर्यन को यह शब्द अजीब लगा, उत्तर। लेकिन भीतर कुछ हिला, जैसे यह भूमिका उसने पहले भी निभाई हो। पहला संयुक्त शत्रु। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से छायाएं उभरने लगीं। इस बार संरक्षक नहीं, बल्कि विकृत आकृतियां। उनकी देह अधूरी थी और आंखों में सिर्फ आदेश। कालनेमी के समयबंध। वृद्ध ने कहा, ये मरते नहीं, बस दोहराए जाते हैं। तो इन्हें रोका कैसे जाए? एक उत्तराधिकारी ने पूछा, जिसकी स्मृति पहले ही बलिदान हो चुकी थी। उसकी आवाज में भाव नहीं था, लेकिन हाथ स्थिर थे। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें भटका सकते हैं। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जैसे गुप्त क्षेत्र ने हमें चुना, उसने आगे कहा, वैसे ही ये अपने आदेश से बंधे हैं। अगर आदेश टूटे तो ये रुकेंगे। युवती मुस्कुराई। तो नेतृत्व शुरू हो गया। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। सहयोग।
युद्ध की शुरुआत। पहली छाया ने हमला किया। इस बार कोई पीछे नहीं हटा। एक उत्तराधिकारी ने जमीन पर चिन्ह बनाए, जिससे छाया की दिशा बदली। युवती ने वार नहीं किया, उसने रास्ता काटा। वृद्ध ने मंत्र नहीं पढ़ा, उसने संतुलन बदला। आर्यन बीच में था। उसने अपनी शक्ति को फैलाया नहीं, उसने उसे बांधा। हर छाया जैसे ही उसके पास आई, वह ठिठकी, फिर मुड़ गई। एक एक करके छायाएं आपस में टकराने लगीं, और फिर वे बिखर गईं। हवा शांत हो गई। पहला संयुक्त युद्ध जीत लिया गया था। योजना, समय का बंधन। सभी ने सांस ली। अब असली सवाल, युवती ने कहा, रुद्रसेन को कैसे निकाला जाए? वृद्ध ने आंखें बंद कीं। समय बंधन भीतर से नहीं टूटता, उसे बाहर से खींचना पड़ता है। और बाहर कौन है? किसी ने पूछा। आर्यन को उत्तर पता था, भैरव। सभी चुप हो गए। अगर कोई है जो निशा, छाया, कालनेमी और समय तीनों को समझता है, आर्यन ने कहा, तो वही है। वृद्ध ने गहरी सांस ली। लेकिन भैरव भरोसे में नहीं आता, वह रणनीति में आता है। युवती ने आर्यन को देखा। और यही सबसे खतरनाक बात है, भरोसे में दरार। उसी पल जिस उत्तराधिकारी ने अपनी स्मृति छोड़ी थी, उसने पीछे हटना शुरू किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक उसने धीरे से कहा, वे आ रहे हैं। सब पलटे। कौन? वृद्ध ने पूछा। उस उत्तराधिकारी की आंखें खाली थीं, जिन्हें मैंने देखा, लेकिन याद नहीं। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन चमकी। त्रिकाल चिन्ह, बहुत साफ, बहुत पूरा। युवती ने तलवार उठा ली। तू क्या कर रहा है? वह मुस्कुराया, बिना भावना के। मैंने स्मृति दी थी, लेकिन कुछ और ले लिया गया। हवा फट पड़ी। कालनेमी की आवाज गूंजी, सीधे उस शरीर से। धन्यवाद, उत्तराधिकारी। दरवाजा खोलने के लिए गुप्त क्षेत्र कांप उठा। आर्यन की आंखें फैल गईं। यह युद्ध बाहर से नहीं आया था, यह भीतर से शुरू हो चुका था। जिस क्षण उस उत्तराधिकारी के पैरों के नीचे त्रिकाल चिन्ह पूरी तरह चमका, गुप्त क्षेत्र की धड़कन बदल गई। यह अब कोई तटस्थ स्थान नहीं रहा था, यह घायल था। और घायल स्थान सबसे खतरनाक होते हैं। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। रुको। लेकिन अब वह उत्तराधिकारी नहीं था। उसका शरीर सीधा खड़ा था, मगर आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ आदेश। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और कई परतों वाली। उत्तर नहीं दिया जा सकता, वह बोला। समय ने निर्णय ले लिया है। युवती ने बिना चेतावनी वार किया। तलवार उस शरीर से टकराई और आर पार निकल गई। देह मायने नहीं रखती। कालनेमी की आवाज हंसी। मुझे सिर्फ द्वार चाहिए। गुप्त क्षेत्र का टूटना। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। पत्थर ऐसे खिसक रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अलग कर दिया हो। ऊपर कोई आकाश नहीं था, लेकिन फिर भी बिजली जैसी चमक फट रही थी। वृद्ध ने जोर से छड़ी जमीन पर पटकी। सभी उत्तराधिकारी वृत्त में आओ। आर्यन, युवती और बाकी बचे उत्तराधिकारी उसके पास आ गए। बीच में वह शरीर खड़ा था, द्वार बनता हुआ। अगर द्वार पूरा हुआ, वृद्ध ने कहा, तो कालनेमी सीधे समयबंधन तक पहुंच जाएगा। आर्यन के भीतर कुछ टूटने लगा। तो उसे रोकना होगा। नहीं, वृद्ध ने धीमे लेकिन स्पष्ट कहा, उसे छोड़ना होगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। क्या? गुप्त क्षेत्र का चौथा नियम, वृद्ध बोला, जो कभी लिखा नहीं गया। कुछ बंधन बचाने के लिए किसी को गिरना पड़ता है। युवती ने दांत भींचे। तुम कह रहे हो हमें उसे मारना होगा? वृद्ध ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, हमें उसे जाने देना होगा। उत्तराधिकारी का पतन। आर्यन उस शरीर के सामने खड़ा हुआ। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। कुछ पल की खामोशी। फिर, मलय,
आवाज आई। मैं मलय हूं। एक झलक आई, बहुत क्षणिक, जैसे भीतर कुछ बचा हो। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। तुमने स्मृति छोड़ी, पर अस्तित्व नहीं। अब भी लौट सकते हो। मलय की आंखों में हलचल हुई। अगर मैं रुका, तो द्वार रुकेगा। हाँ, आर्यन ने कहा। मलय हंसा, कमजोर, टूटा हुआ। तो फिर रुकना ही सही। उसने एक कदम पीछे लिया। त्रिकाल चिन्ह कांपा। कालनेमी की आवाज गूंजी, गुस्से से भरी। नहीं। मलय ने खुद को आगे धकेला, सीधे उस चिन्ह में। रोशनी फटी। और फिर सब शांत। जहां मलय खड़ा था, वहां अब कुछ नहीं था। न शरीर, न छाया, सिर्फ एक दरार, जो धीरे धीरे भर रही थी। एक उत्तराधिकारी गिर चुका था, लेकिन द्वार बंद हो गया था। विद्रोह की शुरुआत। गुप्त क्षेत्र अब स्थिर नहीं था। यह सिकुड़ रहा था। वृद्ध की सांसें तेज थीं। यह स्थान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो हम क्या करें? युवती ने पूछा। आर्यन ने चारों ओर देखा। हम बाहर निकलेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसने जमीन पर हाथ रखा। पहली बार गुप्त क्षेत्र ने उत्तर दिया। पत्थर की शिला खुली। उसके भीतर एक चिन्ह था, अधूरा लेकिन जीवित। यह क्या है? किसी ने पूछा। वृद्ध की आंखें फैल गईं। यह समय कुंजी है, युवती ने धीरे से कहा। यानी अब हम सिर्फ भाग नहीं रहे, हम चुनौती दे रहे हैं। झैरव की वापसी। उसी क्षण हवा फट गई। एक दरार खुली, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी कालनेमी की होती है। यह खुरदरी थी, अस्थिर। और उसमें से कोई गिरा। भारी आवाज, धातु का टकराना। आर्यन ने देखा। वही चाल, वही खड़ा होने का ढंग। झैरव। लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा याद था। उसकी बाह पर समय चिन्ह जले हुए थे। आंखों में थकान नहीं, अनुभव था। और उसकी तलवार अब साधारण नहीं थी। झैरव ने चारों ओर देखा। तो देर हो गई, उसने कहा। या शायद ठीक समय पर। वृद्ध आगे बढ़ा। तुम समय के भीतर गए। झैरव ने सिर हिलाया और लौट आया। उसने आर्यन को देखा। और लगता है तुमने इंतजार नहीं किया। आर्यन ने समय कुंजी उठाई। अब खेल बदल गया है। झैरव मुस्कुराया, कठोर, खतरनाक। नहीं, लड़के, अब युद्ध शुरू हुआ है। गुप्त क्षेत्र अब सांस ले रहा था, टूटी हुई, अस्थिर सांसें। पत्थर की दीवारें पीछे हट चुकी थीं और उनके स्थान पर एक धुंधली सीमा बन गई थी, जिसके पार कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह क्षेत्र अब शरण नहीं था, यह एक चेतावनी था। झैरव ने समय कुंजी की ओर देखा, फिर आर्यन की आंखों में। इसे ज्यादा देर यहां नहीं रख सकते, उसने कहा। हर पल यह कालनेमी को संकेत दे रही है। युवती ने कटाक्ष किया, तो क्या इसे फेंक दें? झैरव ने सिर हिलाया। नहीं, इसे उठाने वाला तय करेगा कि समय किस दिशा में झुकेगा। सभी की नजरें अनजाने में आर्यन पर टिक गईं। झैरव का रहस्य। आर्यन ने धीमे से पूछा, तुम बदले कैसे? झैरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी जली हुई बाह दिखाई, जहां समय चिन्ह ऐसे थे जैसे त्वचा के नीचे धड़क रहे हों। मैं समय के भीतर गया, उसने कहा, पर आगे नहीं, पीछे भी नहीं। मैं एक ऐसे प्रवाह में फंसा जहां हर निर्णय एक साथ मौजूद था। वृद्ध ने सांस रोकी। तुमने समयभ्रम को पार किया। झैरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मैंने उसे सहा। उसने आर्यन की ओर देखा। और वहां मैंने रुद्रसेन को देखा। हवा जैसे रुक गई। वे जीवित है, झैरव ने कहा, पर बंधे हुए नहीं, संभाले हुए। वे समय को भीतर से थामे हुए हैं, ताकि कालनेमी बाहर न आ सके। आर्यन की आवाज कांप गई। तो उन्हें निकालना। तो समय टूट सकता है, भैरव ने पूरा किया।
सन्नाटा छा गया। कालनेमी का हस्तक्षेप। अचानक समय कुंजी चमक उठी। धुंधली सीमा के पार एक आकृति उभरी। इस बार कोई दूत नहीं, यह स्वयं कालनेमी का प्रतिबिंब था। उसकी उपस्थिति भारी थी, जैसे हर सेकंड झुक रहा हो। अच्छा, वह बोला, तो उत्तराधिकारी और संरक्षक एक ही जगह। युवती ने तलवार उठाई, लेकिन उसकी धार कांप गई। डरो मत, कालनेमी ने कहा, मैं यहां लड़ने नहीं आया। झैरव आगे बढ़ा, तो क्यों आया है? कालनेमी की आंखें आर्यन पर टिक गईं। अपने पुराने समझौते की याद दिलाने उसने उंगली उठाई। समय धुंध फटी। पिता की आवाज। और फिर एक आवाज, कमजोर लेकिन साफ, आर्यन। आर्यन की सांस टूट गई। पिता? सुनो, रुद्रसेन की आवाज गूंजी। अगर तुम मुझे निकालोगे तो बहुत कुछ टूटेगा, लेकिन अगर नहीं निकालोगे तो कालनेमी जीतेगा। झैरव ने दांत भींचे। तो समाधान क्या है? कुछ पल की खामोशी। फिर रुद्रसेन बोले, तीसरा मार्ग। वृद्ध की आंखें फैल गईं। तीसरा मार्ग तो निषिद्ध है। रुद्रसेन की आवाज शांत थी, लेकिन वही एकमात्र है। निर्णय की घड़ी। कालनेमी हंसा। अच्छा, तो अब चुनाव। समय कुंजी आर्यन के हाथ में गर्म हो गई। या तो तुम पिता को बचाओ, कालनेमी बोला, या इस लोक को। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसने मलय को याद किया, युद्ध को, बलिदान को। उसने आंखें खोलीं। मैं तीसरा मार्ग चुनता हूं। कालनेमी की मुस्कान पहली बार टूटी। तो युद्ध लंबा होगा, उसने कहा, और व्यक्तिगत। धुंध छंटने लगी। गुप्त क्षेत्र पूरी तरह टूट रहा था। झैरव ने तलवार उठाई। तो चलो, उसने कहा, इतिहास लिखते हैं। गुप्त क्षेत्र का अंत किसी विस्फोट जैसा नहीं था। वह धीरे धीरे मिट रहा था, जैसे कोई सपना आंख खुलने से पहले घुल जाता है। पत्थर, प्रतीक, रोशनी, सब पीछे छूट रहे थे। अब केवल धुंध थी, और उस धुंध के भीतर खड़े लोग। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी सीमा पर खड़ा है। पीछे जो था, आगे जो होना तय नहीं था। झैरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जो भी होगा, उसने कहा, उसमें गुप्त क्षेत्र नहीं बचेगा। अब निर्णय सीधे दुनिया पर पड़ेंगे। युवती ने चारों ओर देखा। तो तीसरा मार्ग कहाँ है? वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, तीसरा मार्ग कोई जगह नहीं, वह स्थिति है। तीसरे मार्ग का अर्थ। वे सब धुंध से बाहर निकले। उनके पैरों के नीचे अब जमीन थी, सामान्य, ठोस। लेकिन आकाश वैसा नहीं था। वह टूटा हुआ लग रहा था, जैसे अलग अलग समय की परतें एक दूसरे पर चढ़ी हों। तीसरा मार्ग, वृद्ध बोला, न तो समय को तोड़ता है, न ही उसे थामता है। आर्यन ने पूछा, तो करता क्या है? वृद्ध ने उसकी ओर देखा। वह उत्तराधिकारी को समय के बराबर खड़ा करता है। झैरव की आंखें संकरी हो गईं। मतलब? आर्यन निर्णय नहीं मानेगा, वह निर्णय बनेगा। यह सुनकर सब चुप हो गए। युवती ने धीरे से कहा, इसका मतलब है वह अब सिर्फ लड़ नहीं पाएगा, वह जिम्मेदार होगा। आर्यन के भीतर कुछ भारी हो गया। यह शक्ति की बात नहीं थी, यह बोझ की बात थी। पहली दरार। आकाश में अचानक एक चीख जैसी आवाज गूंजी। ऊपर एक रेखा उभरी, पतली, चमकदार, और फिर फट गई। उस दरार से कुछ गिरा। न आग, न बिजली, बल्कि लोग। वे अलग अलग युगों के थे। किसी के पास भाले थे, किसी के पास धातु के हथियार, किसी के पास अजीब सी पोशाकें। वे जमीन पर गिरते ही भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगे। समय टूट रहा है, भैरव ने कहा। कालनेमी ने इंतजार नहीं किया। वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, यह तीसरे मार्ग का प्रभाव है। जब उत्तराधिकारी बराबर खड़ा होता है,
तो समय अपनी कमजोरियां दिखाने लगता है। आर्यन ने एक घायल व्यक्ति को उठाया। क्या हम इन्हें वापस भेज सकते हैं? वृद्ध ने गहरी सांस ली। अभी नहीं। कालनेमी की चाल। हवा ठंडी हो गई। एक परिचित भारीपन चारों ओर फैल गया। कालनेमी स्वयं प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उसकी उपस्थिति साफ थी, जैसे कोई छाया बिना शरीर के मौजूद हो। तो तुमने तीसरा मार्ग चुना? उसकी आवाज गूंजी। अच्छा है। इससे खेल लंबा होगा, युवती ने क्रोध से कहा। यह खेल नहीं है। कालनेमी हंसा। हर युद्ध खेल ही होता है, बस मोहरे रोते हैं। उसकी आवाज दूर होती चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बीज छोड़ दिया। आकाश की दरार और चौड़ी हो गई। आर्यन का पहला निर्णय। वृद्ध ने आर्यन की ओर देखा। अब नेतृत्व टाल नहीं सकते। आर्यन ने चारों ओर देखा। उत्तराधिकारी, जैरव, गिरे हुए लोग और टूटा हुआ आकाश। उसने सांस ली। सबसे पहले उसने कहा, इन लोगों को सुरक्षित करना होगा। युवती ने पूछा, और कालनेमी? आर्यन की आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़। अगर हम दुनिया बचाने की कोशिश में लोगों को खो देंगे, तो जीतने का मतलब ही क्या होगा? झैरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। अब तुम सिर्फ वारिस नहीं रहे, उसने कहा। अब तुम मार्ग हो। एक नई भूमिका। उन्होंने एक अस्थायी शिविर बनाया। झैरव ने रक्षा संभाली। युवती ने घायलों की देखभाल शुरू की। वृद्ध समयरेखाओं को समझने में लग गया। और आर्यन, वह अकेला एक चट्टान पर बैठा आकाश को देख रहा था। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदला। उसे अब शक्ति बाहर से नहीं मिल रही थी, वह भीतर से उठ रही थी। धीमी, स्थिर, लेकिन गहरी, और बहुत दूर। समय के भीतर बंधे रुद्रसेन ने यह बदलाव महसूस किया। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अब वह तैयार हो रहा है। शिविर में रात उतर चुकी थी, लेकिन अंधेरा पूरा नहीं था। आकाश में बनी दरारें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे टूटे हुए तारे अपनी जगह ढूंढ रहे हों। हवा में अजीब सी गंध थी, लोहे, धुएं और किसी अनजान युग की। समय से गिरे लोग अब आग के चारों ओर बैठे थे। कुछ डरे हुए थे, कुछ गुस्से में, और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ थकान थी। यह वही थकान थी जो युद्ध से लौटे लोगों में होती है, चाहे युद्ध किसी भी युग का हो। आर्यन उनके सामने खड़ा था। उसने खुद को नेता की तरह खड़ा नहीं किया था। वह बस खड़ा था, जैसे कोई सुनने आया हो। तुम सब अलग अलग समय से आए हो, उसने कहा, लेकिन अभी तुम यहां हो, और यहां रहना सुरक्षित होना चाहिए। एक व्यक्ति आगे आया। उसके कपड़े पुराने थे, चमड़े और धातु से बने, और हाथ में टूटा हुआ भाला था। मेरा नाम युगन, उसने कहा। मैं एक युद्ध में था। और फिर आकाश फटा। एक और स्त्री बोली, जिसकी भाषा थोड़ी अलग थी, लेकिन शब्द समझे जा सकते थे। हमारे शहर में ऐसा कहा गया था कि अगर आकाश टूटे तो देवता नाराज है। झैरव ने आर्यन की ओर देखा। ये लोग सिर्फ फन से नहीं है, उसने धीमे कहा। ये संकेत है। वृद्ध की खोज। वृद्ध शिविर से थोड़ी दूरी पर बैठा था। उसके चारों ओर पत्थरों पर चिन्ह बने थे, समय के नहीं, बल्कि उनके प्रभावों के। दिलचस्प है, उसने बुदबुदाया। युवती पास आई। क्या मिला? ये लोग दरारों से नहीं गिरे, वृद्ध बोला। इन्हें खींचा गया है। कालनेमी? युवती ने पूछा। वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं। तीसरा मार्ग। युवती चुप हो गई। जब उत्तराधिकारी समय के बराबर खड़ा होता है, वृद्ध ने आगे कहा, तो समय असंतुलन को ठीक करने के लिए भार बांटता है। ये लोग उस भार का हिस्सा है। पहली कीमत। आर्यन यह सब सुन रहा था। उसने पूछा, तो इसका मतलब? मैं इन्हें वापस नहीं भेज सकता। वृद्ध की आवाज भारी थी। अभी नहीं, और शायद कभी नहीं।
आर्यन की उंगलियां कस गईं। युवती ने आगे बढ़कर कहा, तो कीमत यही है, लोगों की जिंदगियां उलट देना। वृद्ध ने आंखें बंद कीं। यह सिर्फ शुरुआत है। उसी क्षण एक चीख गूंजी। शिविर के किनारे एक युवक गिर पड़ा। वह उन लोगों में से था जो समय से गिरे थे। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे भीतर कुछ खिंच रहा हो। आर्यन दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? युवक ने हांफते हुए कहा, मेरी जगह मुझे वापस बुला रही है। उसकी त्वचा पर प्रकाश की पतली रेखाएं उभर आईं। झैरव ने तलवार पकड़ ली। समय सुधार। वृद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, समय अपनी गलती ठीक कर रहा है। आर्यन ने कहा, तो उसे जाने दो। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। अगर वह गया तो दरार और चौड़ी होगी। युवक ने आर्यन की कलाई पकड़ ली। अगर मैं रुका तो मैं टूट जाऊंगा। आर्यन की सांस रुक गई। यह युद्ध नहीं था, यह चयन था, निर्णय। आर्यन ने चारों ओर देखा। लोगों के चेहरे, डर, उम्मीद। उसने आंखें बंद कीं। जाओ, उसने कहा। युवक का शरीर रोशनी में घुल गया। और उसी पल आकाश की दरार थोड़ी और खुल गई। शिविर सन्न था। युवती ने धीरे से कहा, तुमने एक को बचाया और कई को खतरे में डाला। आर्यन ने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था। अकेलापन। रात गहरी हो गई। सब सो गए या सोने की कोशिश करने लगे। आर्यन अकेला आग के पास बैठा था। झैरव पास आया। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा। आर्यन ने आग में देखते हुए उत्तर दिया, अगर यह आसान होता तो शायद सही नहीं होता। भैरव ने कुछ नहीं कहा। दूर, समय के भीतर, रुद्रसेन ने यह सब महसूस किया। उसने आंखें खोलीं और बुदबुदाया, अब कीमत दिखने लगी है। सुबह का उजाला अधूरा था। सूरज निकला जरूर, लेकिन उसकी रोशनी में स्थिरता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश भी तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे किस दिशा में फैलना है। समय की दरारें अब साफ दिखाई दे रही थीं, आकाश में महीन रेखाओं की तरह, जो हर पल थोड़ा और चौड़ी हो रही थीं। शिविर जाग चुका था, लेकिन भरोसा नहीं। उत्तराधिकारियों में फूट। युवती सबसे पहले खड़ी हुई। उसकी आंखों में रात की नींद नहीं थी, सिर्फ निर्णय था। हमें सच बोलना होगा, उसने ऊंची आवाज में कहा। तीसरा मार्ग हमें बचा नहीं रहा, वह हमें धीरे धीरे तोड़ रहा है। एक उत्तराधिकारी ने तुरंत उत्तर दिया। और क्या दूसरा रास्ता बेहतर था? कालनेमी को समय पर खुला छोड़ देना। कम से कम लोग तो यूं नहीं मरते, युवती ने पलटकर कहा। आर्यन चुप था। वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, झगड़ा समाधान नहीं है। लेकिन अब शब्द हल्के पड़ चुके थे। एक उत्तराधिकारी, जो अब तक शांत था, बोला, हम सब यहां एक कारण से आए थे, लेकिन अब यह कारण सिर्फ एक व्यक्ति के निर्णय पर टिका है। उसकी नजर आर्यन पर थी। और यही समस्या है, उसने कहा। कोई भी इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं उठा सकता। दूसरी कीमत। हवा अचानक तेज हो गई। आकाश की एक दरार चमकी, पहले से कहीं ज्यादा उजली। वृद्ध का चेहरा सख्त हो गया। यह अच्छा संकेत नहीं है। जमीन पर खड़े समय रेखाओं से गिरे लोग अचानक बेचैन होने लगे। कुछ ने सिर पकड़ लिया, कुछ घुटनों पर गिर गए। दोहरी प्रतिध्वनि। वृद्ध ने कहा, जो लोग समय से आए हैं, अब समय उनके बदले कुछ ले रहा है। एक बच्चा, जो कल तक शांत था, चीखने लगा। उसकी परछाई अलग दिशा में खींचने लगी। आर्यन दौड़ा। नहीं। उसने बच्चे को पकड़ लिया। उस पल कुछ अजीब हुआ। बच्चे की परछाई आर्यन की परछाई से जुड़ गई। दोनों कांप उठे। वृद्ध की आवाज कांप गई। आर्यन, अगर तुमने उसे थामा तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आर्यन ने दांत भींचे। कितनी? वृद्ध ने धीमे से कहा,
तुम्हारी एक निश्चित स्मृति। सन्नाटा छा गया। स्मृति का बलिदान, युवती ने चिल्लाकर कहा। मत करो। एक स्मृति जाने दी तो अगली बार तुम खुद नहीं रहोगे। आर्यन ने बच्चे की ओर देखा। डर, भरोसा। उसने आंखें बंद कीं। उसके सामने एक स्मृति उभरी। जैरव, पहली बार तलवार पकड़ना, पहली जीत। उसने उस स्मृति को जाने दिया। दर्द नहीं हुआ, बस खालीपन। बच्चे की परछाई स्थिर हो गई। वह बेहोश होकर आर्यन की बाहों में गिर पड़ा। आर्यन लड़खड़ा गया। जैरव ने उसे थामा। क्या खोया? आर्यन ने सिर हिलाया। कुछ जरूरी, लेकिन वह बता नहीं पाया, क्योंकि अब वह स्मृति उसके पास थी ही नहीं। निर्णय जो दूरी बनाता है। अब कोई शक नहीं बचा था। युवती ने कहा, यह मार्ग तुम्हें खा रहा है। एक उत्तराधिकारी ने समर्थन किया। अगर हर कीमत वही चुकाएगा तो हम सिर्फ दर्शक हैं। आर्यन ने पहली बार सबकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, अगर मैं यह बोझ नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठाएगा, और तब हम वही बन जाएंगे जिससे लड़ रहे हैं। वृद्ध ने आंखें बंद कर लीं। इस वृत्त को टूटना ही था। उसने कहा, लेकिन मैं चाहता था। थोड़ा देर से आर्यन ने एक कदम पीछे लिया। मैं कुछ समय के लिए अकेले चलूंगा, उसने कहा, जब तक यह मार्ग स्थिर नहीं हो जाता। युवती की आंखें फैल गईं। तुम हमें छोड़ रहे हो? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। जैरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर तलवार उठाई और एक कदम आगे आया। तो अकेला नहीं, उसने कहा, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं खड़ा हूं। दूर की प्रतिक्रिया, बहुत दूर, समय के भीतर। रुद्रसेन ने अपने सीने पर हाथ रखा। एक स्मृति मिट चुकी थी। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अब कीमत सिर्फ बाहर नहीं रहेगी। शिविर पीछे छूट चुका था। आर्यन और भैरव बिना मुड़े आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे की जमीन अब साधारण नहीं रही थी। हर कुछ दूरी पर पत्थर अलग युग का लगता, कहीं घास भविष्य जैसी चमकती, तो कहीं मिट्टी इतनी पुरानी कि उस पर चलने से स्मृतियों जैसी गनत आती। भैरव ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें पता है, उसने कहा, जब तुमने वह स्मृति छोड़ी, तुम्हारी चाल बदल गई। आर्यन रुका। जैसे अब तुम पीछे देखकर नहीं चलते, भैरव ने उत्तर दिया। सीधे आगे। आर्यन कुछ पल चुप रहा, शायद इसलिए क्योंकि अब पीछे कुछ कम है। तीसरे मार्ग की सच्ची प्रकृति। वे एक घाटी के किनारे पहुंचे। नीचे कोई नदी नहीं थी, बल्कि बहते हुए दृश्य थे। युद्ध, जन्म, मृत्यु, हंसी, सब एक दूसरे में गुलते भते। भैरव ने कहा, यह जगह ठीक नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। यह तीसरे मार्ग का संगम है। उसी क्षण घाटी के बीच से एक आकृति उभरी। वह न पूरी तरह मानव थी, न छाया। उसकी आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी, तुम अब उस जगह चल रहे हो जहां निर्णय भविष्य नहीं बनाते, निर्णय तुम्हें बनाते हैं। भैरव ने तलवार निकाल ली। नाम बताओ। आकृति मुस्कराई। मैं प्रहरी हूं, तीसरे मार्ग का। परीक्षा। प्रहरी ने हाथ उठाया। घाटी बदल गई। अब आर्यन अकेला खड़ा था। उसके सामने वह स्वयं था, लेकिन यह दूसरा आर्यन अलग था। उसकी आंखों में करुणा नहीं थी, सिर्फ संतुलन था। अगर हर स्मृति खो दोगे, उस आर्यन ने कहा, तो क्या बचाओगे? आर्यन ने उत्तर दिया, जो जरूरी है, और अगर जरूरी तय करने की क्षमता भी चली जाए। आर्यन चुप हो गया। दूसरे आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, तीसरा मार्ग नायक नहीं चाहता, वह उपकरण चाहता है। भैरव की परीक्षा। दूर भैरव भी अपनी परीक्षा में था। उसके सामने रुद्रसेन खड़ा था। तुम जानते हो, रुद्रसेन ने कहा, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। भैरव ने दांत भींचे। जब तक सांसेर कोशिश रहेगी। रुद्रसेन ने आंखें बंद कीं। और अगर उसे बचाने का मतलब हो उसे मारना। भैरव की तलवार कांप गई।
उत्तराधिकार की सच्चाई। घाटी फिर बदली। प्रहरी ने कहा, तीसरा मार्ग चुनने वाला अंत में अकेला नहीं होता, लेकिन जो उसके साथ चलता है वह भी कीमत चुकाता है। आर्यन ने पूछा, तो विकल्प क्या है? प्रहरी ने उत्तर दिया, कोई सुरक्षित विकल्प नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो आगे बढ़ो। उसी क्षण आकाश में एक नई दरार खुली, लेकिन इस बार उससे कालनेमी झांक रहा था। उसकी आवाज आई, अब खेल शुरू हुआ है। आर्यन, आकाश की दरार अब स्थिर नहीं थी। वह धड़क रही थी, जैसे किसी जीवित हृदय की तरह। उसके भीतर से निकलती रोशनी आंखों को चुभ रही थी, और उसी रोशनी के बीच कालनेमी का चेहरा उभर आया। वह पूरा नहीं था, सिर्फ एक अंश, लेकिन वही अंश काफी था। डरो मत, कालनेमी की आवाज गूंजी। मैं युद्ध नहीं लाया हूं, मैं बातचीत लाया हूं। भैरव ने तुरंत तलवार आगे कर दी। तेरी हर बातचीत किसी अंत की शुरुआत होती है। कालनेमी हंसा, और क्या अंत से ही इतिहास नहीं बनता? समय के बीच आमना सामना। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जो कहना है कहो। कालनेमी की आंखें चमकीं। तो तीसरा मार्ग सच में तुम्हें चुन रहा है। अच्छा है, क्योंकि अब तुम समझ पाओगे। क्या? आर्यन ने पूछा। कि तुम और कालनेमी बोला, दुश्मन नहीं है। भैरव ने गुस्से से कहा। यह झूठ है। कालनेमी ने उसकी ओर देखा। नहीं, यह अधूरा सच है। दरार के भीतर दृश्य बदले। आर्यन ने देखा, प्राचीन समय, रुद्रसेन, और उसके सामने खड़ा कालनेमी। लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा आज है। मैं कभी विनाश नहीं चाहता था। कालनेमी की आवाज अतीत से आई। मैं संतुलन चाहता था। दृश्य बदला। समय टूटता हुआ। युद्ध, उत्तराधिकारी मरते हुए। लेकिन संतुलन का अर्थ था कुछ का अंत। कालनेमी बोला, और उन्होंने मुझे राक्षस कहा। भैरव ने दांत भींचे। तुम निर्दोष नहीं हो। कालनेमी ने सिर झुकाया। मैं निर्दोष नहीं हूं, लेकिन मैं अकेला दोषी भी नहीं। प्रस्ताव। दरार स्थिर हो गई। कालनेमी ने कहा, तीसरा मार्ग तुम्हें खा जाएगा। आर्यन, सुरीतिया, पहचान, अंत में इच्छा। आर्यन शांत था। तो तुम्हारा समाधान? कालनेमी मुस्कराया। मेरे साथ चलो। भैरव की तलवार हवा में उठ गई। नहीं, कालनेमी ने अनदेखा किया। मेरे साथ तीसरा मार्ग टूट सकता है। तुम पूरी तरह मानव रह सकते हो। आर्यन ने पूछा, और कीमत? कालनेमी की आवाज धीमी हो गई। दुनिया को वैसा स्वीकार करना जैसा वह है। कुछ युगों का अंत होगा। भैरव का निर्णय। उसी क्षण भैरव के सामने रुद्रसेन का दृश्य उभरा। अगर आर्यन ने यह रास्ता चुना, रुद्रसेन की आवाज गूंजी, तो तुम क्या करोगे? भैरव ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, और अगर वही एकमात्र रास्ता हो उसे रोकने का, रुद्रसेन ने पूछा। भैरव की सांस थम गई। आर्यन का उत्तर। कालनेमी इंतजार कर रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम सही हो, उसने कहा। तीसरा मार्ग मुझे खा सकता है। कालनेमी मुस्कराया। लेकिन, आर्यन ने आगे कहा, अगर मैं मानव रहकर दुनिया खो दूं, तो वह मानवता किस काम की? उसकी आंखों में अब डर नहीं था। मैं तीसरा मार्ग नहीं छोड़ूंगा। दरार कांप उठी। कालनेमी की मुस्कान पहली बार डगमगाई। नियम का उद्घाटन। प्रहरी की आवाज गूंजी हर दिशा से। तब सुनो अंतिम नियम। तीसरे मार्ग पर चलने वाला काल को मार नहीं सकता, वह उसे बदल सकता है। और जो काल को बदलता है, वह खुद कभी पुन नहीं लड़ता। आर्यन ने आंखें बंद कीं। तो यही कीमत है। दरार फट गई। इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई चेतावनी नहीं। बस समय गिर पड़ा। आकाश से दृश्य नहीं, बल्कि घटनाएं टपकने लगीं। युद्ध जो अभी होने थे, मौतें जो टली हुई थीं, और फैसले जो कभी लिए ही नहीं गए थे। कालनेमी का अंश अब पूरा हो रहा था। तुमने मना किया, उसकी आवाज गूंजी। तो अब देखो, तीसरा मार्ग बिना समझौते के कैसा होता है। पहला आक्रमण। ज़मीन फटी। उसमें से योद्धा निकले, पर वे जीवित नहीं थे। वे संभावनाएं थे, भविष्य के वे रूप जो कभी सच हो सकते थे। भैरव ने पहला वार किया।
तलवार ने शरीर नहीं काटा। एक घटना टूट गई। जिस संभावना को उसने काटा वह हमेशा के लिए मिट गई। भैरव कांप उठा। मैंने कुछ मारा नहीं, मैंने कुछ होने से रोका, आर्यन ने उत्तर दिया। यही युद्ध है। आर्यन का परिवर्तन। तीसरे मार्ग का नियम सक्रिय हो चुका था। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। जहां उसने छुआ, समय रुका। एक योद्धा आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने बस उसकी दिशा बदली और वह योद्धा कभी युद्ध तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन आर्यन की आंखों से रक्त की एक धार बह निकली। भैरव चिल्लाया, आर्यन! आर्यन ने सिर हिलाया। यह काव नहीं है, यह याददाश्त है। उसके भीतर कुछ और टूटा। भैरव की अंतिम परीक्षा। कालनेमी ने भैरव की ओर देखा। अगर वह ऐसे ही चलता रहा, कालनेमी बोला, तो वह खाली हो जाएगा और तब तीसरा मार्ग उसे फेंक देगा। भैरव ने तलवार उठाई। तो तुम्हें उसे रोकना होगा, कालनेमी ने कहा, या मारना। भैरव के हाथ कांप गए। उसी क्षण उसके सामने भविष्य का दृश्य उभरा। आर्यन, शांत, खाली, दुनिया बची हुई, लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। भैरव चीख पड़ा। ने अंतिम विकल्प। आर्यन ने यह सब देखा। उसने भैरव की ओर देखा और मुस्कराया। अगर वह भविष्य सच हुआ तो इसका मतलब हम जीत गए। भैरव की आंखों में आंसू थे। लेकिन तुम नहीं रहोगे, आर्यन ने धीरे से कहा। शायद यही न्याय है, कालनेमी ने धीरे से कहा। अभी भी मेरे साथ आ सकते हो। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाए और पहली बार उसने काल बदला। जब काल बदला गया, एक ही क्षण में युद्ध रुक गया। दरारें स्थिर हो गई, संभावनाएं जम गई। लेकिन आर्यन, वह घुटनों पर गिर पड़ा। भैरव उसे थामने दौड़ा। आर्यन! आर्यन की आंखें खुली थी, लेकिन पहचान धुंधली थी। तुम? उसने पूछा। भैरव का दिल टूट गया। दूर का कंपन। बहुत दूर, बहुत दूर, समय के भीतर। रुद्रसेन ने चीख सुनी। उसने आंखें खोली। अब तीसरा मार्ग किसी एक का नहीं रहा। आर्यन की आंखें खुली, लेकिन यह वही जागना नहीं था जो हर सुबह होता है। यह ऐसा था जैसे कोई किताब अचानक किसी भी पन्ने पर खुल गई हो, बिना शुरुआत जाने, बिना यह समझे कि कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। उसने आसमान देखा। कोई दरार नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक फीका नीला विस्तार। तुम ठीक हो? किसी ने पूछा। आर्यन ने सिर घुमाया। एक योद्धा उसके पास बैठा था, मजबूत कंधे, थकी हुई आंखें, हाथ में तलवार। तुम? आर्यन ने कहा। भैरव की उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। मैं भैरव हूँ। आर्यन ने माथा छुआ। और मैं? भैरव ने पल भर को आंखें बंद कीं। तुम आर्यन हो। यह नाम सुनकर भी भीतर कुछ नहीं हिला। दुनिया जो बदल चुकी थी। वे एक पहाड़ी पर थे। नीचे एक बसा हुआ नगर था, शांत, व्यवस्थित, बिना डर के। न कोई युद्ध, न सैनिकों की कतारें। आर्यन ने पूछा, क्या यह दुनिया हमेशा ऐसी ही थी? भैरव ने झूठ नहीं बोला। नहीं। तो बदली कैसे? भैरव ने आकाश की ओर देखा। किसी ने कीमत चुकाई। आर्यन ने उसे देखा। और क्या मैं उसे जानता हूँ? भैरव चुप रहा। तीसरे मार्ग का प्रभाव। नगर में प्रवेश करते ही कुछ अजीब हुआ। लोग आर्यन की ओर देखने लगे। डर से नहीं, परचैन से भी नहीं, बल्कि अनुभूति से। एक बच्चा बोला, माँ, यह वही है ना? माँ ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वह सिर्फ वैसा लगता है। आर्यन ने फुसफुसाकर पूछा, वे मुझे जानते हैं? भैरव ने कहा, नहीं, वे तुम्हें महसूस करते हैं। सुरीति का बोध। रात को एक सराय में आर्यन नींद में कांप उठा। दृश्य, दरारें, युद्ध, कोई रो रहा है। वह उठ बैठा है। मैंने कुछ खोया है, उसने कहा। भैरव पास बैठा था। हाय, क्या? भैरव ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अगर वह बताता तो उसे भी कीमत चुकानी पड़ती। दूसरी ओर कालनेमी। दूर, समय के छोर पर, कालनेमी अब पूरा था, लेकिन कमजोर। उसने हंसते हुए कहा, उसने काल बदला।
और खुद को काट दिया। उसके सामने दरारों का नया जाल बन रहा था। अब तीसरा मार्ग एक व्यक्ति नहीं रहा, उसने कहा। अब वह फैल चुका है। आर्यन का प्रश्न। अगली सुबह आर्यन ने भैरव से पूछा, अगर मैं कुछ था तो क्या मैं उसे फिर बन सकता हूँ? भैरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अगर बन गए, उसने कहा, तो दुनिया शायद वैसी न रहे। आर्यन ने मुस्कराया। तो शायद मुझे नया कुछ बनना होगा। नगर की सुबह शांत थी, लेकिन आर्यन के भीतर कुछ लगातार हिल रहा था, जैसे कोई बंद दरवाजा जिसके पीछे हवा दबाव बना रही हो। वह बाजार से गुजर रहा था। लोग उसे रास्ता दे रहे थे, बिना जाने क्यों। कोई डर नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं, सिर्फ एक सहज खालीपन, जैसे कुछ बड़ा पास से गुजर रहा हो। भैरव ने यह सब देखा। तुम्हें महसूस हो रहा है ना? उसने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। जैसे मैं यहाँ हूँ, और फिर भी यह नहीं। पहला संकेत। एक गली में अचानक शोर हुआ। दो व्यापारी आपस में भिड़ गए। बात बढ़ती गई, हाथ उठे, भीड़ जमा हो गई। आर्यन आगे बढ़ा। उसने किसी को छुआ नहीं, सिर्फ कहा, रुको। शब्द नहीं गूंजे, वे फैले। दोनों व्यापारी अचानक रुक गए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ थकान। भीड़ सन रह गई। भैरव ने धीमे से कहा, तुमने कुछ बदला। आर्यन ने हाथ देखा। मैंने कुछ किया ही नहीं। यही तो डर है, भैरव बोला। विद्रोह की चिंगारी। दूर, नगर के बाहर, कुछ लोग जमाए थे। वे तीसरे मार्ग के प्रभाव को शांति नहीं मानते थे। वे उसे दबाव करते थे। एक व्यक्ति बोला, अब हम लड़ते भी नहीं, हम चुन भी नहीं पाते। दूसरा बोला, अगर यही संतुलन है तो असंतुलन चाहिए। उनकी आंखों में आग थी। भैरव का वचन। रात को भैरव ने अकेले बैठकर तलवार के सामने हाथ रखा। अगर उसे यादें वापस मिली, उसने खुद से कहा, तो वह फिर टूटेगा। उसने सिर झुकाया। और अगर नहीं मिली, तो वह इंसान नहीं रहेगा। उसने फैसला किया। स्मृति का पहला टुकड़ा। आर्यन नींद में एक सपना देख रहा था। एक हाथ, एक तलवार, एक हंसी। वह जागा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किसी को खोया है, उसने कहा। भैरव ने चुपचाप देखा, क्योंकि वह जानता था स्मृतियां वापस आ रही है। और उसके साथ कीमत। विद्रोह का उदय। नगर के द्वार पर आग जली। लोग नारे लगा रहे थे, हमें चुनने दो, काल हमारा है। आर्यन और भैरव वहां पहुंचे। आर्यन ने भीड़ को देखा। पहली बार डर महसूस किया। अगर मैं उन्हें रोकूंगा, उसने कहा, तो मैं वही बन जाऊंगा जो वे मुझसे डरते हैं। भैरव ने तलवार उठाई। और अगर नहीं रोका, उसने कहा, तो दुनिया फिर टूटेगी। नगर के द्वार पर आग अब सिर्फ जल नहीं रही थी, वह घोषणा कर रही थी। लपटों के पीछे खड़े लोग डर से नहीं कांप रहे थे, बल्कि गुस्से से सीधे खड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन आंखों में उससे ज्यादा सवाल। हमें बांध दिया गया है, कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी सब रोका जा रहा है। आर्यन यह सब सुन रहा था। हर शब्द उसके भीतर किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा था। भैरव का टूटा हुआ वचन। भैरव आगे बढ़ा। उसने तलवार म्यान से नहीं निकाली, लेकिन उसका हाथ मूठ पर था। पीछे हट जाओ, उसने ऊंची आवाज में कहा। यह मार्ग तुम नहीं समझते। भीड़ में से एक युवक चिल्लाया। और तुम समझते हो, या बस डरते हो कि अगर हमने चुना तो तुम्हारा देव गिर जाएगा? भैरव के भीतर कुछ टूटा। उसने तलवार निकाली, बस निकाली, वार नहीं किया, लेकिन वही काफी था। हवाएं बदल गई। आर्यन ने यह महसूस किया। भैरव, उसने धीमे से कहा। भैरव की आवाज भारी थी। अगर आज इन्हें नहीं रोका, तो कल ये पूरी दुनिया जला देंगे। यही वह क्षण था जब भैरव ने अपना वचन तोड़ा। वह वचन जो उसने खुद से किया था, कि वह आर्यन को फिर से हथियार नहीं बनने देगा। आर्यन का डर। भीड़ पीछे हटी, नहीं, धकेली गई। आर्यन ने कुछ किया नहीं, फिर भी लोग गिर पड़े। उसने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे। मैं उन्हें छू भी नहीं रहा, उसने कहा। फिर भी वे? भैरव ने उसकी ओर देखा।
तुम अब सिर्फ शरीर नहीं हो, आर्यन। तुम प्रभाव हो। आर्यन की सांस तेज हो गई। तो मैं अगर यहाँ खड़ा रहा तो ये लोग कभी आजाद नहीं होंगे। भीड़ में एक स्त्री चिल्लाई। देखो, वह खड़ा है और हम पीछे हट रहे हैं। डर अब फैल चुका था। पहला खुला युद्ध। तभी एक तीर चला, न आर्यन की ओर, न भैरव की ओर, नगर की दीवार की ओर। दीवार का एक हिस्सा ढह गया। यह संकेत था। लोग टूट पड़े। भैरव ने तलवार उठाई। पहली बार, बचाव के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए। आर्यन ने चीख कर कहा, अकुर। लेकिन शब्द फैलने से पहले एक युवक आर्यन के सामने आ गया। अगर तुम काल हो, उसने कहा, तो मुझे मिटा दो। आर्यन जम गया। यह युद्ध नहीं था, यह चुनौती थी। निर्णायक क्षण। आर्यन ने आगे कदम बढ़ाया। एक ही कदम, और समय झुका। युवक का वार हवा में रुक गया। उसकी सांस थम गई। सब कुछ थम गया। भैरव की आंखें फैल गईं। नहीं, अभी नहीं। आर्यन ने युवक की आंखों में देखा। डर नहीं, सिर्फ इच्छा। तुम मरना नहीं चाहते, आर्यन ने कहा। तुम चुनना चाहते हो। उसने हाथ पीछे खींच लिया। समय छोड़ा। युवक गिर पड़ा, जिंदा। भीड़ सन्न थी। नई दरार। आकाश में एक नई दरार खुली। छोटी, लेकिन साफ। दूर कहीं कालनेमी मुस्कराया। अब लोग तीसरे मार्ग से डरेंगे, उसने कहा। और डर हमेशा किसी नए मार्ग को जन्म देता है। नगर शांत हो गया था, लेकिन यह शांति भरोसे की नहीं थी। यह उस शांति जैसी थी जो आंधी के बाद आती है, जहां सब खड़ा तो है, पर जड़ें हिल चुकी है। आर्यन नगर की सीमा पर खड़ा था। पीछे दीवारें, लोग, डर। आगे खुला रास्ता, अनजान भूमि और अकेलापन। भैरव उसके पास आया। तुम सच में जा रहे हो? आर्यन ने बिना मुड़े कहा। अगर मैं रुका तो वे कभी आजाद नहीं होंगे। भैरव ने दांत भींचे। और अगर तुम चले गए तो वे किससे डरेंगे? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। शायद खुद से। आत्मनिर्वासन का अर्थ। वृद्ध की बात उसे याद आई। तीसरा मार्ग फैलता है, और जो उसे थामता है वह खुद केंद्र बन जाता है। आर्यन नहीं चाहता था कि वह केंद्र बने। मैं शक्ति से दूर जा रहा हूं, उसने कहा, ताकि लोग फिर से चुन सकें। भैरव ने पूछा, और अगर दुनिया टूटने लगी? आर्यन ने पहली बार उसकी ओर देखा। तब, तुम खड़े होना, यह कहकर वह चल पड़ा। एक भीड़ नहीं थी जो विदा करे। कोई नारा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक भारी खामोशी। नया संगठन। दूर, नगर के भीतर एक गुप्त सभा हो रही थी। वही लोग जिन्होंने दरवाजे पर आग जलाई थी। उनके बीच खड़ा था एक व्यक्ति, चेहरा साधारण, आवाज तेज। हम किसी देव से नहीं डरेंगे, उसने कहा। ना काल से, ना उसके वारिस से। हम चुनेंगे, भीड़ बोली। और अगर चुनने के लिए लड़ना पड़े? उस व्यक्ति ने पूछा। तो लड़ेंगे। उसने अपना नाम बताया। संधान। हम तीसरे मार्ग के विरुद्ध नहीं हैं, उसने कहा। हम उस एक व्यक्ति के विरुद्ध हैं जो सब पर भारी पड़ता है। भैरव का बोध। भैरव नगर में रुका। हर गली में उसे आर्यन की अनुपस्थिति महसूस होती थी। लोग अब बहस करते थे, लड़ते थे, चुनते थे, लेकिन डर भी लौट रहा था। भैरव ने तलवार देखी। अगर मैं उसे खींचूं, उसने खुद से कहा, तो मैं वही बन जाऊंगा जो आर्यन नहीं बनना चाहता था। उसके सामने दो रास्ते थे, आर्यन का अनुसरण या दुनिया की रक्षा। कालनेमी की चाल। समय के छोर पर कालनेमी ने नई दरारों को देखा। अच्छा, वह मुस्कराया। नायक ने खुद को हटा लिया। उसने हाथ उठाया। दरारों से आवाजें आई। डर, विकल्प, संघर्ष। अब उन्हें सिर्फ एक धक्का चाहिए, कालनेमी ने कहा। और वह धक्का मैं दूंगा। आर्यन अकेला। रात, जंगल। आर्यन आग के पास बैठा था। अचानक एक सुरीति उभरी। भैरव, हंसता हुआ। किसी पुराने युद्ध के बाद। आर्यन ने सिर पकड़ लिया। तुम लौट रहे हो, उसने फुसफुसाया। वह जानता था, स्मृतियां लौटने का मतलब है तीसरे मार्ग का फिर जागना।
सवेरे की हवा भारी थी। नगर की गलियों में लोग बोल रहे थे, खुले तौर पर, तेज आवाज में। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। डर ने रूप बदल लिया था। वह अब क्रोध में बदल रहा था। संधान बीच चौक में खड़ा था। आज, उसने कहा, हम यह साबित करेंगे कि कोई भी शक्ति हमारी इच्छा से ऊपर नहीं। भीड़ ने हथियार उठाए। यह विद्रोह नहीं था, यह घोषणा थी। पहला संगठित हमला। नगर की सीमा पर स्थित वह पत्थर, जहां कभी आर्यन खड़ा हुआ था, आज लक्ष्य बन चुका था। लोगों का मानना था कि वहीं से तीसरे मार्ग का प्रभाव फैलता है। पहला हथौड़ा चला, कुछ नहीं हुआ। दूसरा चला, हवा कांप गई। तीसरे वार पर आकाश में एक पतली रेखा उभरी। लोग पीछे हटे। देखो, किसी ने चिल्लाया, यह टूट सकता है। उसी क्षण दरार से एक आकृति निकली। न आर्यन, न कालनेमी, बल्कि एक प्रहरी का संदेश। उसकी आवाज में न क्रोध था, न दया। तीसरा मार्ग किसी का नहीं, उसने कहा। जो उसे तोड़ना चाहता है, वह खुद टूटेगा। संधान आगे आया। और अगर हम टूटने को तैयार हो। प्रहरी रुका। पहली बार हिचक। तो उसने कहा, तुम्हारा बोझ तुम्हारा होगा। और वह गायब हो गया। आकाश की रेखा और चौड़ी हो गई। भैरव का निर्णय। भैरव यह सब देख रहा था। उसने समझ लिया, अब आर्यन की अनुपस्थिति भी प्रभाव डाल रही है। वह आगे बढ़ा। रुको, उसने कहा। भीड़ मुड़ी। आर्यन चला गया। भैरव बोला, लेकिन तीसरा मार्ग नहीं। संधान ने हंसकर कहा, तो तुम हो नया देव। भैरव ने तलवार जमीन में गाड़ दी। नहीं, मैं प्रहरी बनूंगा। उसके शब्दों से भीड़ चुप हो गई। दूर जंगल में उसी क्षण आर्यन ने सिर उठाया। उसने महसूस किया, कोई उसे पुकार नहीं रहा था। फिर भी तीसरा मार्ग हिल रहा था। उसने आंखें बंद की। एक और सुरीति लौटी। नगर, आग, भीड़। अब, उसने कहा, मेरी अनुपस्थिति भी चुनाव बन चुकी है। उसने उठ खड़ा हुआ। कालनेमी की मुस्कान। समय के छोर पर कालनेमी ने दरार को छुआ। अब 3 शक्तियां हैं, उसने कहा। नायक, प्रहरी और जनता। और जब 3 टकराते हैं, वह हंसा। तो इतिहास बनता है। नगर के मध्य चौक में हवा रुकी हुई थी। भीड़ एक ओर थी, भैरव दूसरी ओर। और बीच में वह पत्थर, जो अब सिर्फ पत्थर नहीं रहा था। उसमें हल्की हल्की कंपन थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल रहा हो। संधान ने आगे बढ़कर कहा, तुम कहते हो प्रहरी बनोगे, पर प्रहरी किसका? भैरव की आवाज शांत थी। किसी एक का नहीं, चुनाव का। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। चुनाव? अगर वही चुनाव हमें मार दे तो? भैरव बनाम संधान। संधान ने हथियार उठाया। अगर चुनाव सच में आजाद है, उसने कहा, तो मुझे इसे परखने दो। उसने पत्थर पर वार किया। इस बार दरार खुल गई, लेकिन आकाश में नहीं, जमीन में। एक काली रेखा फिसल गई, और उसके साथ एक ठंडी हवा। लोग पीछे हटे। भैरव ने तलवार उठाई। संधान नहीं रुका। देखो, वह चिल्लाया, यह टूट सकता है। तुम्हारा संतुलन झूठ है। भैरव ने वार किया। यह वार किसी शरीर पर नहीं पड़ा, यह इरादे पर पड़ा। संधान पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, भ्रम था। मैं क्यों रुका? उसने फुसफुसाया। भैरव ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने अभी चुना नहीं था। तुम सिर्फ विरोध कर रहे थे। तीसरे मार्ग की पहली वास्तविक टूट। उसी क्षण जमीन की दरार और फैल गई। एक बच्चा चीखा। समय की एक परत उखड़ गई। लोगों ने देखा, भविष्य का एक दृश्य। नगर जल रहा था, और कोई उसे रोक नहीं रहा था। भीड़ कांप गई। यह क्या है? किसी ने पूछा। भैरव ने भारी स्वर में कहा, यह वह भविष्य है, जो तुम्हारे चुनाव से जन्म ले सकता है। डर वापस आ गया, लेकिन इस बार डर के साथ समझ भी थी। आर्यन की वापसी, गवार के रूप में। उसी समय चौक के किनारे एक परिचित आकृति प्रकट हुई। आर्यन। वह आगे नहीं बढ़ा। उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ देख रहा था।
लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे महसूस किया। संधान ने उसे देखा। तुम वही हो ना? आर्यन ने सिर हिलाया। मैं अब कुछ भी नहीं हूं। तो आए क्यों? संधान ने पूछा। आर्यन ने उत्तर दिया, देखने कि तुम क्या चुनते हो, जब मैं रोकने नहीं आऊं। चयन। भीड़ चुप थी। संधान ने हथियार नीचे रख दिया। अगर हम तोड़ते रहे, उसने कहा, तो यही भविष्य होगा। उसने आर्यन की ओर देखा। और अगर हम रुक गए, तो क्या तुम वापस शासन करोगे? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। तो कौन करेगा? संधान ने पूछा। भैरव ने तलवार म्यान में डाली। हम सब। कालनेमी का क्रोध। दूर। समय के छोर पर। कालनेमी ने पहली बार मुट्ठी भींची। नायक गवार बन गया, उसने कहा। और जनता ने डर के साथ समझ चुनी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तो अब, उसने फुसफुसाया, मुझे खुद उतरना होगा। कालनेमी की छाया। एक कोने में एक बूढ़ा मुस्कराया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आर्यन ने किया। वह कालनेमी नहीं था, लेकिन उसकी छाया थी। एक विचार। शांति अस्थिर है। विचार फुसफुसाया, नेतृत्व जरूरी है। बीज बोया जा चुका था। पहली चेतावनी। भैरव ने आगे बढ़कर कहा, नेता चुनने से पहले यह तय करो, क्या तुम उसे हटाने की ताकत भी रखोगे? भीड़ चुप। युवक ने निगलते हुए कहा, अगर वह गलत हुआ तो? भैरव बोला, तो दोष तुम्हारा होगा। एक बच्चा फिर पूछता है। वही बच्चा जिसने युद्ध के दिन सवाल किया था। फिर बोला, अगर हम गलत चुन लें, तो क्या आर्यन ठीक कर देगा? पूरा नगर रुक गया। आर्यन ने कांपते हुए अपनी उपस्थिति फैलाई। हल्की सी ठंडक। न उत्तर, न हां, न ना। बच्चा समझ गया। हमें हिनगर के बीचों बीच पत्थर का चबूतरा था। पहले वहां घोषणाएं होती थीं, राजाओं की, सेनाओं की, देवताओं की। अब वहां केवल लोग खड़े थे। कोई झंडा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस निर्णय। नेतृत्व की पहली परीक्षा। युवक का नाम था नीरव। वह न योद्धा था, न विद्वान, बस वह था जो खड़ा हुआ। मैं शासन नहीं करना चाहता, नीरव बोला। मैं बस समन्वय चाहता हूं। लोगों ने राहत की सांस ली। आर्यन ने यह महसूस किया। और डर भी। कालनेमी की छाया सक्रिय होती है। वही बूढ़ा भीड़ में धीरे से बोला, हर समन्वय के लिए किसी न किसी को अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। विचार फैल गया। आर्यन ने समझा, कालनेमी अब नाम नहीं, तर्क बन चुका था। भैरव की चुप्पी। सभी ने भैरव की ओर देखा। वह चुप रहा। अगर मैं बोलूं, उसने बाद में संधान से कहा, तो वे मुझे नियम समझेंगे, और मैं नियम नहीं हूं। आर्यन का पहला आंतरिक संघर्ष। आर्यन ने नियम को परखा। क्या चेतावनी देना हस्तक्षेप है? क्या मौन भी चुनाव है? उसकी चेतना में हल्की दरार आई। नियम कांपे, लेकिन टूटे नहीं। पहला आदेश। नीरव ने कहा, अनाज का भंडारण साझा होगा, कोई ज्यादा जमा नहीं करेगा। लोगों ने सिर हिलाया। आर्यन ने महसूस किया, यह अच्छा निर्णय था, और यही सबसे खतरनाक था। भविष्य की परछाई। भैरव ने नीरव को देखा। याद रखो, उसने कहा, अगर तुम सीमा पार करोगे, तो मैं खड़ा होऊंगा। नीरव ने मुस्कुराकर कहा, तब तक शायद लोग मुझे रोक लेंगे। आर्यन ने उस मुस्कान में आत्मविश्वास नहीं,
विश्वास देखा, और विश्वास सबसे जल्दी अंधा होता है। नीरव का पहला सप्ताह बिना शोर के बीता। कोई आदेश नहीं चिल्लाया गया, कोई दंड घोषित नहीं हुआ, और यही बात लोगों को पसंद आई। वह हम जैसा है, लोग कहते। वह ऊपर से नहीं, हमारे बीच से है। आर्यन यह सुन रहा था और बेचैन हो रहा था। विश्वास का विस्तार, अनाज का साझा भंडार सफल रहा। भूख कम हुई, चोरी रुकी। नीरव ने बस एक बात कही थी, अगर हम साथ न हुए तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सही बात थी, और सही बातें अक्सर धीरे धीरे पूर्ण सत्य बन जाती हैं। कालनेमी की छाया, अगला कदम। वही बूढ़ा अब अकेला नहीं था, उसके जैसे और लोग थे। धीमी आवाज वाले, तर्कसंगत, व्यावहारिक। अगर नीरव नहीं होगा, वे कहते, तो यह सब टूट जाएगा। आर्यन ने यह वाक्य कई दिमागों में एक साथ उभरते देखा। भैरव की चिंता। भैरव ने नीरव से अकेले में बात की। तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा मानने लगे हैं। नीरव हंसा। यह सम्मान है। नहीं, भैरव बोला, यह निर्भरता है। नीरव चुप हो गया। पहली बार आर्यन की सीमा। एक रात भंडारगृह में आग लगी। छोटी आग, कोई हताहत नहीं, लेकिन डर फैल गया। लोगों ने सोचा, अगर नीरव न होता तो। आर्यन जानता था, आग संयोग थी, लेकिन कहानी बन चुकी थी। पहला अनुरोध। एक स्त्री ने प्रार्थना की, देव से नहीं। आर्यन, उसने फुसफुसाया, अगर यह गलत है तो रोक दो। आर्यन कांप गया। उसने नियम को छुआ और पीछे हट गया। नियम वही रहा। भैरव का फैसला। भैरव ने तलवार उठाई, न युद्ध के लिए, घोषणा के लिए। उसने नगर के द्वार पर लिखा, कोई भी नेता स्थायी नहीं। लोग रुके, कुछ नाराज हुए, कुछ डरे। नीरव ने देखा और कुछ नहीं कहा। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसका धुआं लोगों के मन में रह गया। नीरव ने सभा बुलाई। यह हादसा था, उसने कहा, लेकिन हादसे बार बार हों तो वे चेतावनी बन जाते हैं। लोगों ने सिर हिलाया। आर्यन ने महसूस किया, शब्द बदल रहे हैं, भाव नहीं। पहला नियम। नीरव ने आगे कहा, भंडारगृह की रक्षा के लिए रात में पहरा होगा, कोई विरोध नहीं। यह समझदारी थी, और यहीं से हर सत्ता शुरू होती है। कालनेमी की छाया बोलती है। वही बूढ़ा अब खुले तौर पर बोला, अगर पहरा है, उसने कहा, तो अधिकार भी होने चाहिए। लोगों ने पहली बार तालियां बजाईं। आर्यन को ठंड लग गई। भैरव की रेखा। भैरव आगे आया। पहरा रक्षा है, उसने कहा, नियंत्रण नहीं। नीरव ने उसकी आंखों में देखा। अभी नहीं, नीरव बोला, लेकिन अगर जरूरत पड़ी। यह सवाल नहीं था, यह भविष्य था। आर्यन की चेतावनी बिना शब्द। उस रात लोगों ने सपना देखा, एक ही सपना। वे एक भारी मुकुट उठा रहे थे और झुक रहे थे। जागते ही डर गया। नीरव भी। उसने ऊपर देखा, खाली आकाश। यह तुम हो, उसने फुसफुसाया। कोई उत्तर नहीं। पहली गिरफ्तारी।
एक आदमी ने पहरे का विरोध किया। नीरव ने कहा, इसे रोको, सिर्फ बात करने के लिए। हाथ बंधे। भीड़ चुप। भैरव ने तलवार नहीं निकाली, लेकिन उसकी उंगलियां कांपी। एक सीमा पार। आर्यन ने नियम को छुआ, और पहली बार नियम ने प्रतिरोध किया। तुम देख रहे हो, नियम ने कहा, यही पर्याप्त है। आर्यन समझ गया, तीसरा मार्ग भी पूर्ण समाधान नहीं था। नगर में सुबह अलग थी। लोग फुसफुसा रहे थे, न किसी देव के बारे में, न किसी युद्ध के बारे में, एक आदमी के बारे में जिसे रात में बांधकर ले जाया गया था। नीरव ने कहा था, सिर्फ बात करनी है। और यही बात सबसे डरावनी थी। छाया का नाम। सभा में वही बूढ़ा खड़ा हुआ। हमें इसे स्पष्ट करना होगा, उसने कहा। यह अराजकता नहीं है, यह संरक्षण परिषद है। नाम तालियों के साथ स्वीकार किया गया। आर्यन ने महसूस किया, नाम बनते ही विचार संस्थान बन जाता है। नीरव का पहला औचित्य। नीरव बोला, मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें करना न पड़े। लोगों ने राहत महसूस की, क्योंकि बोझ बांट दिया गया था। भैरव बनाम नीरव। भैरव ने सीधे पूछा, अगर वह आदमी गलत नहीं था? नीरव ने उत्तर दिया, तो उसे छोड़ देंगे। और अगर सही था? नीरव चुप रहा। यही उत्तर था। आर्यन का आंतरिक विद्रोह। आर्यन की चेतना कांप उठी। उसने नियम से कहा, यह वही नहीं है जो हमने चाहा था। नियम शांत रहा। यह वही है जो चुना गया। पहला टूटना। रात में वह आदमी नहीं लौटा। नीरव ने कहा, उसने खुद नगर छोड़ने का फैसला किया। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। आर्यन ने देखा, डर कैसे सुविधा बन जाता है। भैरव का निर्णय। भैरव ने नगर की सीमा पर एक दूसरा शिलालेख बनाया। डर से लिया गया निर्णय कभी स्वतंत्र नहीं होता। लोग पढ़ते और आगे बढ़ जाते। कालनेमी की हंसी बिना शरीर। एक गूंज आई। सिर्फ आर्यन ने सुनी। तुमने देव हटाए। आवाज बोली, लेकिन इच्छा को नहीं। और इच्छा हमेशा किसी को गद्दी पर बिठाती है। नगर में तनाव हवा की तरह था। दिखता नहीं, लेकिन हर सांस में महसूस होता। संरक्षण परिषद अब केवल नाम नहीं थी। उसके पहरेदार थे, उसके संकेत थे, उसकी चुप्पी थी। नीरव का स्वीकार। नीरव अकेले में बैठा था। उसने आर्यन से नहीं, खुद से कहा, अगर मैं कठोर न हुआ तो यह सब टूट जाएगा। आर्यन ने यह विचार सुना, और पहली बार उसने हस्तक्षेप की इच्छा को खुलकर महसूस किया। भैरव की आखिरी चेतावनी। भैरव ने सभा के सामने कहा, तुमने शांति मांगी थी, तुम्हें नियंत्रण मिल गया। अब तय करो, क्या यही चाहिए था? भीड़ बंटी। और यही कालनेमी चाहता था। छाया का अंतिम तर्क। बूढ़ा बोला, स्वतंत्रता अच्छी है, जब तक कोई उसे दुरुपयोग न करे। हम बस पहले रोक रहे हैं। तालियां। आर्यन ने देखा, तर्क कैसे हथियार बनते हैं। नियम का टूटना। उस रात आर्यन ने पहली बार नियम के बाहर कदम रखा।
उस आदमी की स्मृति जो गायब हुआ था हर व्यक्ति के मन में उभर आई। सवाल उठा, वह कहाँ है? आर्यन कांप रहा था। नियम चीख उठा, लेकिन टूटा नहीं। दरार पड़ गई। नीरव का चुनाव। नीरव को पता चल गया। उसने घोषणा की, अगर कोई इस व्यवस्था को चुनौती देगा तो वह नगर का शत्रु होगा। भैरव ने तलवार खींच ली। पहली बार, अंत से पहले का क्षण। दोनों आमने सामने थे। भैरव सीमा, नीरव व्यवस्था, और उनके बीच लोग। आर्यन ने देखा, यही वह क्षण है जहां चेतनाएं इतिहास बनती हैं। नगर के बीचों बीच वह चबूतरा फिर भरा था, लेकिन इस बार लोग देखने नहीं आए थे, वे तय करने आए थे। भैरव की तलवार हवा में चमक रही थी। नीरव के पीछे संरक्षण परिषद खड़ी थी, और उनके ऊपर कोई देव नहीं, कोई राजा नहीं, सिर्फ आकाश। पहला आमना सामना। नीरव ने कहा, हथियार नीचे रखो भैरव, यह अब व्यक्तिगत नहीं है। भैरव ने उत्तर दिया, यही तो समस्या है। जब अन्याय व्यक्तिगत न रहे तो वह व्यवस्था बन जाता है। भीड़ में खलबली मच गई। आर्यन ने हर दिल की धड़कन सुनी। कालनेमी की छाया प्रकट होती है। हवा ठंडी हो गई। वही बूढ़ा आगे आया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे लोगों की स्वीकृति थी। देखो, वह बोला, हमने कुछ नहीं छीना, लोगों ने हमें दिया। आर्यन समझ गया, यह कालनेमी का अंतिम रूप था। शक्ति नहीं, सहमति। पहला आदेश खुलकर। नीरव ने कहा, भैरव, तुम्हें अस्थायी हिरासत में लिया जाता है। शब्द भारी थे। भैरव हंसा, तो यह रहा तुम्हारा सच। उसने तलवार जमीन पर रख दी। मैं भागूंगा नहीं। भीड़ चुप थी। आर्यन का निर्णायक क्षण। आर्यन ने नियम को देखा। दरार अब गहरी थी। अगर मैं अभी भी चुप रहा, उसने सोचा, तो मैं भी चुनाव कर रहा हूं। उसने सांस ली, हालांकि उसे सांस की जरूरत नहीं थी, और नियम टूट गया। तीसरे मार्ग का पुनर्जन्म। आकाश में कोई रोशनी नहीं फटी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस हर व्यक्ति के भीतर एक स्पष्ट विचार उभरा, मैं जिम्मेदार हूं। भैरव को पकड़ने वाले हाथ रुक गए। नीरव की आवाज कांप गई। यह क्या है? आर्यन बोला, पहली बार सीधे, यह वही है जो तुमने उनसे छीना था। नीरव का पतन। नीरव ने चारों ओर देखा। लोग अब उसे नहीं देख रहे थे, वे खुद को देख रहे थे। उसके कंधे झुक गए। मैं बस व्यवस्था चाहता था, भैरव ने कहा, और भूल गए कि व्यवस्था का बोझ सबका होता है। कालनेमी की हार। छाया ने पीछे हटते हुए कहा, तुम जीत नहीं पाए, तुमने बस खेल बदल दिया। आर्यन ने उत्तर दिया, यही हार है। छाया बिखर गई लोगों के भीतर, लेकिन अब वे पहचानते थे। चबूतरा खाली हो गया। कोई जयकार नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस लोग, थोड़े भारी, थोड़े स्पष्ट। नीरव का अंतिम चुनाव। नीरव अकेला खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में नहीं, सामान्य स्वर में कहा, मैं अब निर्णय नहीं लूंगा। अगर यह व्यवस्था है
तो मुझे इसमें स्थान नहीं चाहिए। संरक्षण परिषद बिखर गई, क्योंकि उसका केंद्र हट गया था। भैरव का त्याग। भैरव ने तलवार उठाई और नगर से बाहर की ओर चल पड़ा। संधान ने पूछा, तुम जा रहे हो? भैरव ने सिर हिलाया। सीमा को स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसने कहा, वरना वह दीवार बन जाती है। आर्यन का स्थायी रूप। आर्यन अब हर जगह नहीं था, वह हर निर्णय में था। जब कोई सवाल करता, वह एक हल्का सा भार महसूस करता। यही आर्यन था। कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। दुनिया का नया संतुलन। नगर बदला, धीरे, बिना घोषणा। नेता आते और जाते, नियम लिखे जाते और मिटाए जाते। हर बार लोग पूछते, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और यही तीसरा मार्ग था। कालनेमी की अंतिम सच्चाई। दूर कहीं एक विचार फिर उठा, सब लोग इतने जागरूक नहीं रहेंगे। आर्यन ने सुना और स्वीकार किया, क्योंकि संतुलन स्थिर नहीं होता, वह अभ्यास होता है। अंतिम पंक्तियां। कोई गाथा नहीं लिखी गई, कोई देव नहीं बना, लेकिन हर रात जब कोई निर्णय लिया जाता, तो हवा थोड़ी भारी हो जाती और लोग जानते, वे अकेले नहीं हैं, लेकिन मुक्त हैं।